1500 लाख करोड़ हुआ, मुझे नहीं मालूम। इतनी सब्सिडी का प्रावधान, 307 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अगले 5 साल में एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रावधान किया गया। और यूएन की इंफॉर्मेशन, उनकी स्टडीज ये कहती हैं कि अगर इन सब्सिडीज को हटा लीजिए, जो डब्ल्यूटीओ में बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने आप का बचाव किया है, अगर इन सब्सिडीज को आप हटा लेते हैं तो अमेरिकन एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाता है, वो टूट जाता है। अगर वॉलमार्ट से आप मानेंगे किसानों को फायदा होता तो अमेरिकन सरकार इतनी सब्सिडी क्यों देती किसानों को? कोई सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देना चाहती, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे भारत की हो। और सब्सिडी कम करने की बात हो रही है, कोई सरकार नहीं देना चाहती। अगर वॉलमार्ट से किसानों को फायदा होता तो यह लाजमी है कि अमेरिकन सरकार इतनी सब्सिडी अपने किसानों को नहीं देती। और यही एक कारण है कि अमेरिका का जो एग्रीकल्चर, अगर आप वो जीवित है आज, तो इसलिए जीवित है क्योंकि उनको सब्सिडी दी जा रही है, ना कि वो वॉलमार्ट या टेस्को या जो भी ये कंपनियां हैं उनके कारण है। और यही हाल अगर आप देखें यूरोप में है। यूरोप में दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है वो यूरोप में दी जाती है। और उसके बावजूद भी किसान जो हैं, हर मिनट में एक किसान खेती छोड़ के बाहर जा रहा है। यह कहा जाता है कि किसानों की आय बढ़ेगी। अगर किसानों की आय बढ़ती, हम सब जानते हैं, तो किसान खेती क्यों छोड़ेंगे? इंग्लैंड में यह देखा गया है कि कंपनियों ने अपना कीमत कम करने के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, किसानों पे मार पड़ी और उनकी जो दाम थे उसको कम कर दिया गया। अब डेयरी इंडस्ट्री इंग्लैंड की कोलैप्स कर रही है। उन्होंने एक यूनियन बना के सरकार से डिमांड किया कि हमें फेयर प्राइस मिले, तो एक फेयर प्राइस बोर्ड की गठन की वो डिमांड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ना तो किसानों को फायदा होता है, ना ही इससे रोजगार पैदा होते हैं। ये हमारे देश में कहा जा रहा है कि नहीं, इसको हम अपने देश के साथ जो मॉडल है उसका इख्तियार करेंगे। उसमें क्या है कि 50% जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो बैक एंड में जाएगी। एक बड़ा अच्छा शब्द ढूंढ लिया गया है, बैक एंड, एक फ्रंट एंड। अब ये बैक एंड जब बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगे, इसमें सारी वो चेन बनेंगी, श्रृंखला बनेगी ताकि वेस्ट ना हो फूड, वो आप तक बिल्कुल ठीक पहुंचे। ये सब बातें आप सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काम तो उन्होंने अपने देशों में भी नहीं किए और ना ही कोई कंपनी ये काम करने के लिए, हमारे यहाँ स्टोरेज बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा, ना ही उनका इंटरेस्ट है। जो डेफिनेशन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो उसमें बैक एंड की डेफिनेशन क्या दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो फ्रंट एंड नहीं है वो बैक एंड है। यानी अगर आप उसके ऑफिस जाते हैं वॉलमार्ट के, तो वो तो फ्रंट एंड हो गया, और जो उसके पीछे है वो सारा बैक एंड हो गया। उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी बैक एंड में आएगा। कहने का मतलब यह, कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। वो प्रावधान या वो सपोर्ट जो है वो तो सरकार को ही देनी पड़ेगी। जो हमारी सरकार इस बात को ये मान के चल रही है कि हमें स्टोरेज या खाद्यान्न के लिए जो भी भंडार चाहिए उसकी जरूरत नहीं है, ये कंपनियां आएंगी तो भंडार बनाएंगी। यही कारण है, आप देखते हैं कि हमारे देश में, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आज भी और आने वाले दिनों में, आज गेहूं की कटाई तो शुरू हो चुकी है, आप जानते हैं, जून के पहले हफ्ते में हमारे पास 700 लाख टन का भंडार होगा और स्टोरेज नहीं है। कम से कम 1/3 जो हमारा अनाज है वो बाहर पड़ा हुआ, बाहर सड़ता है। ये माना जा रहा है कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। पिछले 3-4 साल में टेलीविजन पे आप देखते हैं अनाज सड़ रहा है, शराब की बोतलें स्टोर में पड़ी हैं, अनाज बाहर पड़ा है, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, एफडीआई इन रिटेल आएगा तो ये सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसे ही ये सर्फ एक्सेल है कि एफडीआई इन रिटेल आएगा तो ये स्टोरेज का भी और ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन इसका जो आपके साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, जब आपके साथ लोग बात करेंगे, आपको ये समझने की जरूरत है क्यों हम छोटी छोटी दुकानों की हम बात करते हैं, खुदरा व्यापार क्यों जरूरत है भारत में। ये हम सबको मालूम है और ये जानना भी जरूरत है कि एफडीआई रिटेल आने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। और जैसा कि स्वामी जी हर जगह कहते हैं कि उससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो बाहर जाएगा और आपके व्यापार का जो सारा व्यापार, तो हम एफएमसीजी हो, जो भी सेक्टर हो, बेसिकली इसी उसमें से करेंगे और वो जो उसका इनकम होगी, जो भी होगा, रिपैट्रिएशन होगी पैसे की, वो बाहर जाएगा। इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? एक छोटा सा प्रयास। एक तो आप सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, आप तो उसको प्रचार में लगे हुए हैं। जो भी आप स्वदेशी मूल के जो भी उत्पाद यहाँ से पतंजलि से बन रहे हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं, देश भी जानता है। लेकिन एक छोटा सा एक और प्रयास जो स्वामी जी के एक सपना था, जो शुरुआत हुई है यहाँ पर, वो ये है कि अपने को अब खेती भी स्वदेशी पैटर्न पे लेके आनी है।
और ये बहुत बड़ा जो एक एक्सपेरिमेंट है वो पतंजलि पे ही शुरू हुआ। अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा समय निकालिए। यहाँ पर एक छोटा प्रयास किया गया, अभी शुरुआत हुई है 2-3 महीने में। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो जाने माने किसान हैं, जो स्वदेशी मूल से खेती करते हैं, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं, जिसमें कोई जहर नहीं होता, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, वो खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की बहुत शंकाएं हैं माइंड में किसानों की कि अगर ये आएगा तो इससे उत्पादन गिरेगा, इससे हमारी इनकम कम होगी। तो हमने कहा ये सब दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनको दिखा दिया जाए, कर दिखा दिया जाए कि ये कैसे हो रहा है। तो पतंजलि में ही एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है, कुदरती खेती कहिए, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर कहिए, उसको आप देखने, अगर आपका समय हो देखिए उसको। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको उत्पाद के रूप में बाहर नहीं उसको हम करना चाहते कि उसकी एक निश मार्केट हो कि वो ज़्यादा मूल्य पर बिके, ये नहीं। हम चाहते हैं कि हर आदमी को उसका फ़ायदा मिले, किसान को भी मिले, पर्यावरण को भी मिले, जानवरों को भी मिले और देश को भी मिले। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि वो एक लाइफस्टाइल चेंज जो है खेती का वो हो। तो उसको करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं, कुछ मॉडल गठित करने की बात हो रही है, जो आने वाले दिनों में स्वामी जी के आशीर्वाद से वो हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसमें भी आएँ, लोगों को प्रशिक्षण मिले इसका, और वो प्रशिक्षण के माध्यम से आप स्वदेशी विचार